एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं आज की नई टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, अब क्या होता है कि मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में आके किसी ने इलेक्ट्रॉन्स डालना है। जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालते हैं उसका नाम हम रखते हैं लिगेंड्स। जब यहाँ पे मेटल और लिगेंड आपस में कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होंगे? अगेन मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है और एक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनती है। अच्छा, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स जब बनती है तो वीबीटी में हमने कई सारी चीजें पता की। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता लगा कि मेटल की कौन कौन सी ऑर्बिटल्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेटल में आपको पता है कि S भी अवेलेबल होता है, P भी अवेलेबल होती है, D भी अवेलेबल होती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 3D, 4S, 4P, 4D, 4 टाइप के ऐसे ऑर्बिटल्स अगर प्रेजेंट है तो हम चेक करते हैं कि भैया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इनर ऑर्बिटल मतलब अगर 3D, अगर अंदर वाली D अगर पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में तो हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर वाली ऑर्बिटल D ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये तो हमें मेजरली ये पता चलता है पीबीटी से कि कौन सी मेटल की ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में। नेक्स्ट, उसके हिसाब से हम उसकी शेप भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेते हैं कि अनपेयर्ड है या पेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड रहा तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड रहा तो डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड है तो फिर हम उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। अच्छा, इतनी सारी चीजें तो हम निकालते हैं इन पीबीटी, पर उसमें एक लिमिटेशन लग जाती है। अब ये लिमिटेशन मेजरली 2 फैक्टर्स की वजह से आती है। हमें ये भी पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कलर एग्जिबिट करती है, लेकिन वीबीटी इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि भैया इस पे कलर आती है तो आती क्यों है। सो इट गिव्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट, दूसरी चीज क्या आ गई? दूसरी चीज हमें ये पता चलती है कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी कर रही है। मेजरली ये 2 लिमिटेशंस रहते हैं जिसकी वजह से वीबीटी फेल हो जाता है। फेल नहीं होता है, कह सकते हैं कि इतना ज्यादा कंसिडर हम वीबीटी को नहीं करते। अब इन 2 लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, चलिए लिख लेते हैं पहले क्या नाम है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? ये 2 लिमिटेशंस को बता पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है? जी बिल्कुल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कई हद तक इस जो 2 लिमिटेशन थे वीबीटी के, इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ अजम्पशंस मानने होंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब स्टडी किया गया तो इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए। अजम्पशंस, पहला अजम्पशन क्या लिया गया कि जो मेटल है, ओके, मेटल है, मेटल और लिगेंड, इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग रहेगा दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा होता है? मान लेते हैं इसको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, दूसरी चीज क्या मानी गई कि जो ये मेटल है, अगर हम मेटल के बारे में बताएं तो मेटल को पॉजिटिव चार्ज माना गया, पॉजिटिव चार्ज। और कितना पॉजिटिव चार्ज? जितना उसकी मेटल के कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो उतनी ही उसकी पॉजिटिव चार्ज आएगी। ओके, दूसरी चीज क्या मानी गई? लीगेंड के बारे में अगर हम बात करें, लीगेंड के बारे में माना गया कि ये पॉइंट चार्ज। अच्छा, लीगेंड के बारे में 2 कैटेगरीज ली गई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लीगेंड। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ
लीगेंड दो टाइप के कंसिडर करेंगे। क्या क्या वो दो टाइप है भैया? एक मान लो लीगेंड आपका जैसे मान लेते F माइनस है, Cl माइनस है, OH माइनस है, जिसमें माइनस माइनस चार्जेस है, इनको बोला गया पॉइंट चार्जेस। क्या बोला जाएगा? पॉइंट चार्जेस। दूसरी जिसके पास लोन पेयर्स है, जैसे मान लो H2O हो गई, NH3 हो गई। ओके, अब इसको देखो, आप H2O है भैया, इसमें भी लोन पेयर है, ठीक है, NH3 है, इस पे भी लोन पेयर है, तो इसको आप बोलेंगे दीज आर पॉइंट चार्जेस, नहीं दीज आर पॉइंट डाइपोल्स। इसको बोला गया पॉइंट डाइपोल्स। ओके, तो ये दो चीजें मानी गई। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग कि कौन बॉन्ड कर रहा है, क्या ये पॉइंट चार्जेस बॉन्ड कर रहे हैं या डाइपोल बॉन्ड बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेटल है और मान लेते हैं ये फ्लोरीन है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डेल पॉजिटिव, F के पास डेल नेगेटिव। अगर ये इंटरेक्शन मान होती है तो इसको हम बोलते हैं आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे मेटल जिसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज है और O, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है, और अगर ये डेल माइनस है, मान लो यहाँ पे OH2 ऐसे बना लिया हमने, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगी और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगी। अगर तो फिर इसने दो पोल्स क्रिएट किए, इसलिए हमने इसको बोला है डाइपोल्स। अब मान लेते हैं अगर इसकी इंटरेक्शन होती है तो इसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो इस हिसाब से हमारी दो टाइप की इंटरेक्शन होती है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं आयन आयन इंटरेक्शन, और दूसरी हमारी टाइप रहती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये तीन एजम्पशंस तो हमने लिए हैं। अब एजम्पशंस के बाद भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए CFT पढ़ने के लिए। देखिए, आपको पता है भाई कि जो भी मेटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बेसिकली d ऑर्बिटल्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। BBD हमें बस इतना बता देता है कि d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें s भी पार्टिसिपेट करते हैं भाई, और लिगेंड आके उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल के जाता है। उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आपको अगर पता है कि मेरे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स के बारे में अगर बात करें तो d ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये मैंने अगर मुझे बनाना है dxy, देखो d ऑर्बिटल्स बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। पहला का नाम रहता है dxy, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। ये अगर 5 ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है तो इसको हम बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, अब आप देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये हो गया dxy हो गया, नेक्स्ट हमें लेना है dyz फॉर एग्जाम्पल, और dzx। डायरेक्शन एक्सिस ले लेते हैं, ये x और y एक्सिस, दिस इज y एंड z एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x एंड z एक्सिस। अगर मेरी ऑर्बिटल्स x और y एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर रही है तो मैं इसका नाम दूंगी dxy। अगर मेरी ऑर्बिटल्स dy और z के बीच लाई कर रही है तो इसका नाम रखूंगी मैं dyz। अगर मेरी ऑर्बिटल्स dx और z एक्सिस के बीचों बीच लाई कर रही है तो इसको मैं क्या नाम दूंगी dzx। बाकी और दो ऑर्बिटल्स बचे भाई, कैसे दो ऑर्बिटल्स होंगे, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और लेट सपोज ये हमने z या xz ले लिया, ठीक है। अगर मेरी ऑर्बिटल्स इन एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है तो इसका नाम होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और अगर ये z एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है ऐसे तो इसका नाम रखेंगे dz। तो हमारे पास बेसिकली जो d ऑर्बिटल्स है ये दो टाइप की होती है, ऑर्बिटल्स के कहाँ प्रेजेंट है उसके हिसाब से। जैसे ये तीनों है बेटा, dxy, dyz एंड dzx, ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करती है, इन बिटवीन द एक्सिस।
बाकी ये जो दोनों है ये कहाँ लाई करती है, ये ऑन द एक्सिस अगर हम बोल सकते हैं, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर लाई करती है। ठीक है, तो अब हम कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये एग्जाम्पल लेती हूँ और एक ये एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स सपोज dxy लेते हैं और dx² - y² लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम चेक करेंगे कि लीगेंड कहां से अप्रोच हो रही है। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, मेरे पास dxy और ये लेते हैं हम dxy, इसको भी लेते हैं dxy। पर लेट्स सपोज अगर मेरी ऑर्बिटल्स ऐसे लाई कर रही है, इसका नाम होगा dxy। अगर मेरे पास बिल्कुल एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो इसका नाम क्या होगा, dx² - dy²। अब आप देखो लीगेंड कहां से अप्रोच करेगा, हमें डायरेक्शन देखनी है लीगेंड की, कहां से अप्रोच करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लीगेंड मेरा यहां से आ रहा है भाई, ठीक है, यहां से अप्रोच कर रहा है, लीगेंड यहाँ पे भी यहां से अप्रोच कर रहा है। अब आप देखो लीगेंड के पास क्या होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना बेटा डी के, यहाँ पे भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि है इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिटल्स में। आप देखो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किस केस में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि ये वाला लीगेंड बेटा बीचों बीच से आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सिस पे आ रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और कंपैरेटिवली इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। तो इससे हम ना दो कंक्लूजन बना सकते हैं। क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, अगर लीगेंड बिल्कुल एक्सिस पे आ रहा है तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी हाई होगी। अब जब एनर्जी हाई हो जाती है तो मेरे पास जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स है ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाती है। कैसा होगा, इसको जरा मिटा रहे हैं। मेरे पास कैसी है बताइए, ये मेरे पास डी ऑर्बिटल्स है जिसकी एनर्जी लेवल सेम है। इसको dxy नाम रखता है, दिस इज dyz, dzx, dx² - y² एंड दिस इज dz²। अभी ये सारे ऑर्बिटल सेम जगह लाई कर रहे हैं, सेम एनर्जी लेवल में, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। अब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जो लीगेंड आ रही है वो स्फेरिकल शेप की लीगेंड आ रही है, या स्फेरिकल उसकी फील्ड जनरेट हो चुकी है। स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना मतलब क्या होगा कि उसके जो भी फील्ड क्रिएट होंगे ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब इक्वली उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इक्वल ही अमाउंट में ही सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगा, इक्वल रिपल्शन फील करेंगे, तो इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है और ऐसे हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है when the electric field is spherical। जब ये स्फेरिकल है तो फिर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल रहेगी, लीगेंड की। अगर वो स्फेरिकल है तो थोड़ी इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। फर्दर क्या होता है, अगर मेरे पास लेट सपोज मैं ऑक्टाहेड्रल का केस ले रही हूँ, आपने दो केसेस पढ़े होंगे डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, अगर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, या हम उसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आप देखो ये क्या होता है कि जब इसमें लीगेंड अप्रोच करती है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि लीगेंड फ्रॉम द एक्सिस आ रहा है, अगर टुवर्ड्स द एक्सिस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किसमें हो रहा था, जिसपे एक्सिस पे आ रही थी जो ऑर्बिटल्स उसकी रिपल्शन ज्यादा हो रही थी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो जाता है कि इसमें से जो दो ऑर्बिटल थे जो बिल्कुल एक्सिस पे लाई करते थे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब ये स्प्लिट हो जाता है ऐसा।
दो सेट्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इसका नाम रखते हैं T2G और इसका नाम रखते हैं EG। ये कब होता है? अगर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है, तब ये केस बनती है। दूसरी क्या बन सकती है? इसमें दो सेट में स्प्लिट हो सकता है, जैसे इसका नाम रखते हैं EG और ऊपर वाले का T2G। देखिए नाम कैसे आपको याद रखना है, T2G 3 है ना बेटा, तो 3 ऑर्बिटल इसमें लाई करेंगे। EG 2 है तो 2 ऑर्बिटल्स, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो ये किस केस में होता है? ये जब आपके पास टेट्राहेड्रल होती है तब इस केस में ऐसी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब जब स्प्लिटिंग होती है तो ये जो बीच वाला आप देख रहे हो, ये जो सेंटर है, इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। अच्छा, बैरी सेंटर से हम कंपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हुई या कितने से डिक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड लेते हैं तो यहाँ से एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए हम नेगेटिव साइन दिखाते हैं। कितनी डिक्रीज हो गई? 0.4 डिक्रीज हो गई, -0.4। और -0.4 लिखा है, और क्या लिख सकते हैं इसको? 4/10, और 4/10 मतलब क्या हो सकता है? 2/5। तो कई बार आपको 0.5 भी लिखा हुआ मिलेगा और कई बार 2/5 भी लिखा हुआ मिलेगा। इतने से डिक्रीज हो गई। इंक्रीज कितने से हुई? इंक्रीज हो गई +0.6, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 3/5। इतने से इंक्रीज हो गई। अच्छा, ये जो स्प्लिटिंग हुआ है ना, इसी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा, कितने से स्प्लिट हुआ है? मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी स्प्लिट हुआ है, जो भी एनर्जी लगा है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आपको मैं दो चीजें बताती हूँ। एक तो जो लिगेंड अप्रोच किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग हो गई, उसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो एनर्जी लगी स्प्लिट करने में, उसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। और एक बात, अगर ये स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है तो इसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। अगर ये जो स्प्लिटिंग है CFT, अगर ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुई तो इसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुई तो इसको हम बोलेंगे जीमैन इफेक्ट। ठीक है, ये तो हो गई। अच्छा, और क्या बोला मैंने कि स्प्लिटिंग करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ठीक है, तो अगर मैं आपको CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल बता दूं तो ये वैल्यू आएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें लाई करेंगे इनटू इसकी एनर्जी, लोअरिंग एनर्जी। तो मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इनटू -0.4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे EG में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, ओके, इनटू प्लस में 0.6। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी से प्लस पेयरिंग एनर्जी। भाई अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी ना, तो प्लस पेयरिंग एनर्जी। अब आप बताओ, देखो एक चीज आप नोट करो कि ये जो डेल्टा नॉट हम बोल रहे हैं CFSE, ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होता है। दिस इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड PE जो है जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, दिस इज रिलीज्ड एनर्जी, दिस इज रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गया। अगर हम बोले CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ये होता है, अगेन टेट्राहेड्रल ये है, बैरी सेंटर से लेंगे, काउंट करेंगे कि कितनी एनर्जी कम हुई है, कितनी एनर्जी ज्यादा हुई है। अगर कम हुई है तो इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। अब की बार -0.6 हो जाता है और 3/5 लिख सकते हैं। अगर इंक्रीज हुआ तो कितना से इंक्रीज हुआ? +0.4 से, और इसको हम बोल सकते हैं 2/5। ठीक है, तो अगेन सेम फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए नीचे क्या है बेटा? EG है, कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इनटू -0.6 प्लस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इंटू प्लस 0.4 इंटू, अब आप जो रहेगा ये रहेगा डेल्टा टी प्लस पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा टी क्यों? क्योंकि हम टेट्राहेड्रल फील्ड ले रहे हैं। अच्छा, इससे आपको अगर कन्वर्ट करना है डेल्टा नॉट में तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो डेल्टा टी को डेल्टा नॉट में, अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा बात यही रहा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की। CFT होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट हुआ उसके वजह से स्प्लिटिंग हो गई, इसी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हुआ तो उसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ तो उसको हम बोलेंगे जी-मैन इफेक्ट। अच्छा, जब स्प्लिटिंग में जो एनर्जी लगी, रिक्वायर्ड एनर्जी लगी है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। और क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गई तो उसमें जो एनर्जी रिलीज आउट हुई उसको हम बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। तो इतना सही था। और CFT, CFSE, आइए 2-4 क्वेश्चंस हम लगा ले इसकी बेसिस पे। इसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कैसे फॉर्मूला लगाना है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ, लेट्स सपोज ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, D4 है, D4 लेते हैं इन हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब क्या है पता है? कि आपके पास जो लिगेंड होगा ना वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब आपके पास देखो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसी होती है? ऊपर 2 ऑर्बिटल रहता है और नीचे की तरफ 3 ऑर्बिटल रहती है, जिसका नाम होता है T2G नीचे वाले का, और ऊपर का नाम क्या होता है? EG। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल पहले फिल करना पड़ेगा। इसमें फिल करते हैं 1, 3 और ये 4। ठीक है, अब इसका CFSE हमें काउंट करना है। CFSE क्या हो जाएगा बताओ? नीचे की तरफ एनर्जी कितनी से डिक्रीज होती है? -0.4, और ऊपर कितना होता है? +0.6। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रही है बताइए? 3 इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर की तरफ? 1 इंटू 0.6 इंटू इसकी डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे तो -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी तो नहीं है भाई, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर नहीं हुआ, तो पेयरिंग एनर्जी को इसमें कितना लिख सकते हैं? या तो 0 पेयरिंग एनर्जी लिख लो या तो मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो लिख लेती हूँ 0 पेयरिंग एनर्जी। अब ये करोगे तो आप कितना आएगा? -0.6 डेल्टा नॉट, इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी इन D4 हाई स्पिन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल की लेते हैं, D4 इन लो स्पिन, D4 लो स्पिन। अच्छा, लो स्पिन मतलब क्या हो जाएगा बताइए? लो स्पिन मतलब होगा कि आपके पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसी लिगेंड होगी ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे पास स्प्लिटिंग तो वैसे ही होगी। देखो, ऊपर 2 ऑर्बिटल जिसका नाम होगा EG, और नीचे की तरफ 3 ऑर्बिटल जिसका नाम होगा T2G। दिस इज T2G एंड दिस इज EG। D4 मतलब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपके पास पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होगी, पहले हम तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल कर लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होगी, जो 4th इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ ना जाके ही पेयरिंग हो जाता है वापस से ही। तो इसका अगर CFSE आपको चेक करना है तो CFSE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास बताइए? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इंटू -0.4 प्लस ऊपर तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो फैक्टर है ना 0.6 लिख लेते हैं, N ऑफ EG इंटू प्लस में 0.6, N में तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला पार्ट पूरा कट हो जाएगा, ये कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, इंटू डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है,
इसमें आपको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -1.6 डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी हुई है, देखिए आप चेक कीजिए, यहाँ पे एक पेयरिंग हो गई है, ठीक है, तो +1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है हाई स्पिन चाहे लो स्पिन दे, हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड और एलएस मतलब लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसे हम कर लेंगे। चलिए लास्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, और एक देख लेते हैं क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लेट सपोज मैं लेती हूँ CO H2O होल 6+3, ठीक है, मान लेते हैं ये वाली कॉम्प्लेक्स है मेरे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपके पास आपको चेक करना है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। H2O क्या है बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज रहती है 0। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताइए, 3d7 4s2, ये रहती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। 3 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने, 2 यहां से निकाल ले, 1 यहां से निकाल ले, क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन 3d6। अच्छा आप देखो कॉम्प्लेक्स कैसा है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगी, 2 ऊपर और 3 नीचे, ऐसे ऑर्बिटल आएगी, ठीक है। नीचे क्या होगा बेटा, नीचे का नाम रखेंगे T2G, ऊपर वाले का नाम क्या होगा मेरे पास EG। नीचे कितने से एनर्जी लो होती है, -0.4, ऊपर कितने से इंक्रीज होती है, +0.6। अब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करिए, देखो ये वाला आपको पता होना चाहिए, एक एक्सेप्शन केस आता है बेटा, कोबाल्ट +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हैलोजेंस S-2 HCl N3- ये सब ही सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। इसके अलावा सारी लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है, चाहे वो अमोनिया हो या H2O हो, कुछ भी हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे जो H2O है ना, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से करेंगे। पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया हमने, उसके बाद कितना आया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, ठीक है। अब आप इसकी CFSE कैलकुलेट करिए, CFSE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू -0.4 प्लस ये तो पूरा 0 टर्म हो जाएगा EG इंटू डेल्टा नॉट प्लस कितनी पेयरिंग एनर्जी होगी बताओ, कितने हैं, 3 पेयरिंग एनर्जी +3 PE, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी, है ना। आपने यही सॉल्व किया होगा, 3 पेयरिंग एनर्जी। अब ये तो सही है लेकिन ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा, बताइए क्यों नहीं आएगा भाई, इसका रीजन क्या है बताऊं। देखो ये हमने H2O क्या माना है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमने ये ले लिया है। लेट सपोज थोड़े टाइम पे मान लेते किसी नादान बच्चे को ये नहीं पता है कि कोबाल्ट +3 में हम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलते हैं। मान लो उसने मान लिया कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा मान लिया, वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चालू किया EG और T2G में, कैसा फिल करेगा वो बच्चा बताइए, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 5 और 6, ऐसा फिल कर लिया। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए, देखिए अगर हम वीक फील्ड लिगेंड ले तो भी एक पेयरिंग तो हो ही रहा है ना, एक पेयरिंग तो हर केस में होगा, चाहे वो वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। तो आपको जो एनर्जी रिक्वायर हुई, रिलीज आउट हुई ना, जब आप 2 पेयरिंग करवा रहे हैं तो इसके पास, इसलिए 3 पेयरिंग एनर्जी इज रॉन्ग, ये नहीं लिखोगे आप, कितना लिखोगे, +2 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। नाउ दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 PE, ठीक है। अच्छा इसको आप ना एक्सेप्शन करके लिख लो भाई, क्योंकि ये आपको याद ही रख लेना पड़ेगा, ठीक है,
ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपसे बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना कि 2 पेयरिंग एनर्जी लेनी है, 3 पेयरिंग एनर्जी नहीं लेनी है आपको। ओके, बाकी सब तो ठीक है और आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर दैट्स इट, चलिए थैंक यू।